मुंबई से नैनीताल तक का सफर आसान नहीं था। मैं, सुरेश, इस बस का ड्राइवर और मेरा कंडक्टर राजू हर रोज रात दिन बस चलाने के आदी थे। उस रात भी हमारी बस में 18 यात्री बैठे थे। मौसम कुछ अलग सा था। आसमान में काले बादल छाए थे। चांद की रोशनी बार बार बादलों से ढक जाती और फिर अचानक बाहर निकलकर सुनसान हाईवे पर अजीब सी चमक फैला देती। बस के अंदर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। यात्रियों में कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई ऊँघ रहा था, तो कोई धीमी आवाज में बात कर रहा था। राजू बीच बीच में टिकट चेक करता और मुस्कुराते हुए यात्रियों को देखता। हमारी बस धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों की ओर बढ़ रही थी। सड़क दोनों तरफ घने जंगलों से घिरी हुई थी। पेड़ों की परछाइयां स्ट्रीट लाइट की रोशनी में और डरावनी लग रही थी। दूर से कभी कभी सियारों के रोने की आवाजें भी सुनाई दे जाती थीं। करीब रात के 11 बजे हम एक मोड़ पर पहुंचे। राजू ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, भैया, आगे देखो, एक ढाबा है, रोशनी जल रही है। सचमुच सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिख रहा था। बाहर टीन की छत के नीचे कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। अंदर से पीली बल्बों की रोशनी निकलकर पूरी जगह को रोशन कर रही थी। मैंने सोचा, लंबा सफर है, क्यों ना यहां कुछ देर रुककर चाय पानी ले लिया जाए। मैंने बस को धीरे से ढाबे के सामने रोक दिया। यात्री भी खुश हो गए कि थोड़ी देर आराम मिलेगा। राजू ने दरवाजा खोला और लोग उतरने लगे। कुछ सीधे ढाबे के अंदर चले गए, कुछ बाहर खड़े होकर स्ट्रेच करने लगे। मैं और राजू भी ढाबे की ओर बढ़े। तभी मेरी नजर सड़क किनारे पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए, उसके बाल बिखरे हुए और हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा अजीब सा लगा, जैसे उसमें कोई भाव ना हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो अंधेरे में दो सफेद गोलियां जल रही हों। मैं ठिठक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। राजू ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों रुक गए? मैंने उंगली से उस औरत की ओर इशारा किया। राजू ने देखा और जैसे उसका चेहरा पीला पड़ गया। भैया, ये कौन है? उस औरत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। वो हमारी बस की तरफ बढ़ रही थी। ढाबे के अंदर बैठे लोग मजे से खाना खा रहे थे। किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन मुझे और राजू को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, राजू, यात्रियों को मत बताना, डर जाएंगे, हम दोनों देखते हैं पहले। औरत अब बस के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें सीधी बस की खिड़कियों की ओर देख रही थीं। अंदर बैठे दो यात्री जो खिड़की से बाहर झांक रहे थे, अचानक चौंक उठे और खिड़की से हट गए। उसके होंठ हल्के से खुले और मुझे लगा जैसे उसने कोई शब्द फुसफुसाया हो, लेकिन आवाज किसी ने नहीं सुनी। तभी ढाबे के अंदर से किसी ने जोर से हंसने की आवाज लगाई, आइए आइए ड्राइवर साहब, अंदर बैठिए, चाय लीजिए। मैं और राजू अंदर चले गए, लेकिन मेरे मन में वही औरत घूम रही थी। क्या वो इंसान थी या कुछ और? ढाबे के अंदर घुसते ही गर्मा गर्म खाने की खुशबू फैल गई। लकड़ी की बेंचों पर बैठे लोग हंसते बतियाते हुए पराठे, दाल और चाय का मजा ले रहे थे। पीली रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। राजू ने मेरे कान में धीरे से कहा, भैया, वो औरत बाहर ही खड़ी है। मैंने बिना पीछे देखे कहा, चुप रह, यात्रियों को डर लगेगा, पहले बैठकर चाय मंगवाते हैं। हमने एक कोने की मेज पर जगह ली। एक दुबला पतला लड़का आया जो शायद वहीं काम करता था। उसने पूछा, क्या लोगे साहब? राजू ने कहा, 2 चाय और गर्मा गर्म पराठे ले आ। लड़का सिर हिलाकर चला गया, पर मेरा ध्यान बिल्कुल भी खाने पर नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ढाबे के अंदर बैठे सभी लोग अजीब सी चुप्पी में डूबे हों। वो हंसते तो थे, लेकिन उनकी हंसी में कुछ बनावटीपन था, जैसे जबरन हंस रहे हों। राजू ने फुसफुसाकर कहा, भैया, आप गौर कर रहे हो? सब लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे हम पर नजर रख रहे हों। मैंने नजर दौड़ाई। सचमुच बीच बीच में लोग हमारी तरफ देखते और फिर ऐसे सिर झुका लेते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाय आ गई, कप में से भाप उठ रही थी। मैंने घूंट भरने के लिए कप उठाया, लेकिन जैसे ही होंठों तक लाया, मुझे लगा कप से अजीब सी गंध आ रही है, लोहे की तरह, जैसे खून की। मैंने तुरंत कप टेबल पर रख दिया। राजू ने भी चाय सूंघी और उसका चेहरा बिगड़ गया। भैया,
इसमें से कैसी बदबू आ रही है? हमारे ठीक पीछे दीवार पर एक पुरानी सी फोटो लगी थी। फोटो में वही ढाबा था, लेकिन वो जगह सुनसान लग रही थी। फोटो में एक बस भी खड़ी थी और बस के सामने लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत खड़ी थी। मेरी रूह कांप गई। राजू ने भी देखा और उसके मुंह से आवाज निकली, भैया, ये वही औरत है। अचानक ढाबे के सारे बल्ब हल्के हल्के टिमटिमाने लगे और जैसे ही रोशनी झपकी, मुझे लगा कि सामने बैठे लोग इंसान नहीं रहे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गई थीं, आंखें धंस गई थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे, जैसे सब के सब कब के मर चुके हों। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। राजू कांपते हुए बोला, भैया, यहां कुछ गड़बड़ है, चलो बस में चलते हैं। मैं उठा ही था कि अचानक ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से जोरदार आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। सन्नाटा छा गया। सभी नकली यात्री एक साथ मेरी ओर देखने लगे। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और तभी बाहर वही औरत दरवाजे की छोटी खिड़की से झांक रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वो कोई मंत्र पढ़ रही हो। ढाबे का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था। ठक ठक ठक। वो औरत बाहर खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें छोटे शीशे से अंदर झांक रही थीं। उसका चेहरा किसी बर्फ की तरह ठंडा और निर्जीव था। राजू मेरे पीछे छिपकर फुसफुसाया, भैया, ये दरवाजा मत खोलना, ये औरत इंसान नहीं है। अंदर बैठे सभी लोग अब हंसना बंद कर चुके थे। अब वे बिल्कुल चुप थे, बस हमें घूर रहे थे। उनकी सफेद आंखें और नीले होंठ मुझे भीतर तक डरा रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है? तभी कोने में बैठे एक बूढ़े ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे, बस काले गड्ढे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था इस रास्ते पर। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या है इस रास्ते पर? बूढ़ा बोला, ये ढाबा असली नहीं है, ये जगह मृतकों का है। जो यहां रुकता है वो कभी आगे नहीं जा पाता। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राजू कांपते हुए बोला, भैया, चलो यहां से। मैं दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा छूने की कोशिश की, बाहर खड़ी औरत की आवाज अंदर गूंज उठी, दरवाजा मत खोलो। उसकी आवाज किसी बच्चे की तरह पतली थी, लेकिन भीतर एक गहरी डरावनी गूंज थी। बल्ब एक एक करके फटने लगे। टन्नन टन्नन टन्नन। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी। उसी रोशनी में मुझे साफ दिखा, ढाबे के अंदर बैठे लोग धीरे धीरे कुर्सियों से उठ रहे थे। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उनके हाथ पांव अकड़े हुए थे, जैसे लकड़ी के कठपुतली हों। वे सब मेरी ओर बढ़ रहे थे। राजू चिल्लाया, भैया, खिड़की से कूदो। हम दोनों खिड़की की ओर भागे और बाहर सड़क पर आ गिरे। बाहर निकलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। मैंने नजर उठाई। औरत अब बस के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी नजरें सीधे मुझ पर थीं। बस के अंदर बैठे यात्री खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। कुछ ने खिड़की के शीशे पीटने शुरू कर दिए, मानो मदद मांग रहे हों। राजू ने चिल्लाकर कहा, भैया, हमारे यात्री फंस गए हैं, वो औरत उन्हें ले जाएगी। मैंने गाड़ी की चाबी कसकर पकड़ ली, लेकिन दिल दिमाग सुन्न पड़ चुका था। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठ कानों तक फट गए थे। मैं और राजू सड़क पर खड़े थे। हमारे सामने बस खड़ी थी और उसके अंदर यात्री खिड़कियों पर हाथ मारते हुए चीख रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो औरत धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल इतनी असामान्य थी, मानो उसके पांव जमीन पर न पड़ रहे हों, बल्कि हवा में तैर रहे हों। लाल साड़ी उसके चारों ओर लहरा रही थी। राजू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भैया, जल्दी चलो, दरवाजा खोलते हैं, वरना यात्री मर जाएंगे। मैं दौड़कर बस के दरवाजे तक पहुंचा और चाबी घुमाई, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुला। चाबी घूम तो रही थी, मगर लॉक फंसा हुआ था। अंदर बैठे लोग और जोर से चीखने लगे, बचाओ, दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। औरत अब खिड़की के पास पहुंच चुकी थी। उसने अपने लंबे हड्डियों जैसे हाथ शीशे पर रखे और तभी खिड़की का कांच पिघलने लगा, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। राजू ने कांपते हुए कहा, भैया,
ये औरत इंसान नहीं है, ये कोई आत्मा है, ये सबको मार डालेगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और चमत्कार हुआ। दरवाजा अचानक छर्र छर्र की आवाज करते हुए खुल गया। कुछ यात्री तुरंत बाहर भागे, लेकिन बाकी वहीं डर के मारे सीटों पर जमे रह गए। औरत ने अचानक जोर से चीख मारी, कोई नहीं जाएगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। बिजली के खंभों पर जल रही लाइटें एक साथ बुझ गईं। अब सिर्फ चांदनी और की हेडलाइट जल रही थी। जो यात्री बाहर भागे थे वे अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनकी देह अकड़ने लगी और कुछ ही पल में वे बिल्कुल शांत हो गए। मैं और राजू वहीं खड़े रह गए। राजू रोने लगा, भैया सब खत्म हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे। तभी औरत बस के अंदर घुस गई। उसके पांव जमीन को छुए बिना सीधे दरवाजे से भीतर चली गई। बस के अंदर बैठे लोग एक एक करके चुप हो गए। उनकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। मैंने देखा औरत हर यात्री के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रख रही थी, और जैसे ही वो हाथ लगाती, यात्री की आत्मा जैसे खींचकर उसके भीतर समा जाती। बस में अब सिर्फ लाशें बची थीं। राजू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, हमें भागना होगा, वरना हमारी बारी भी आने वाली है। मैं बस का दरवाजा पकड़कर पीछे हटने ही वाला था कि औरत ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अब लाल जल रही थीं। उसने मेरी ओर इशारा किया, अब तुम्हारी बारी है। औरत की लाल आंखें हमें घूर रही थीं। उसका इशारा साफ था, अब हमारी बारी थी। राजू ने बिना कुछ सोचे मेरा हाथ खींचा और हम दोनों बस से पीछे हटकर जंगल की ओर भागे। घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, जैसे किसी जाल की तरह रास्ता रोक रही हों। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज उठी, भागो, जितना भाग सकते हो, पर छुप नहीं पाओगे। उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंजती रही। हर दिशा से वही हंसी आती लग रही थी। हम तेजी से भागते हुए एक कच्चे रास्ते पर पहुंचे। चारों ओर बस अंधेरा था। सिर्फ ऊपर काले बादलों के बीच से कभी कभी बिजली चमकती और कुछ पल के लिए जंगल रोशन हो जाता। राजू हांफते हुए बोला, भैया, ये जगह सही नहीं है, हमें वापस सड़क पर जाना चाहिए। मैंने कहा, वापस जाएंगे तो मर जाएंगे। वो औरत बस के पास है। तभी हमें सामने टिमटिमाती रोशनी दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन लेकर खड़ा हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, आंखें ढंसी हुई थीं और हाथ में पुरानी सी लालटेन थी। उसने हमें देखा और कहा, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? रात के इस वक्त कोई जंगल में नहीं आता। मैंने कांपती आवाज में कहा, बाबा, हमें बचा लो। सड़क पर एक औरत है, लाल साड़ी में। उसने हमारे यात्रियों को मार दिया। बस में सब मर गए। बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, लाल साड़ी वाली औरत? राजू घबरा गया। आप जानते हो उसे? बूढ़ा गंभीर होकर बोला, वो इंसान नहीं है। सालों पहले इसी सड़क पर एक हादसा हुआ था। एक बस नैनीताल जा रही थी। ढाबे पर रुकी। वहां आग लग गई और पूरी बस के लोग जिंदा जल गए। उसी बस में एक औरत थी, लाल साड़ी पहने। उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। जो भी इस ढाबे पर रुकता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। राजू चीख पड़ा, भैया, मतलब हम भी मर जाएंगे? बूढ़ा धीरे से बोला, अगर भागने की कोशिश करोगे तो हां, लेकिन एक रास्ता है। मैंने उत्सुकता से पूछा, कौन सा रास्ता? बूढ़े ने लालटेन ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर परछाइयां गहरी हो गईं। उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब कोई उसके अधूरे सफर को पूरा करेगा। वो बस नैनीताल पहुंच नहीं पाई थी। अगर तुम दोनों हिम्मत दिखाकर उस बस को नैनीताल तक ले जाओ तो शायद वो रुक जाए। राजू ने कांपते हुए कहा, भैया, वो बस अब लाशों से भरी है, उसमें कैसे बैठेंगे? बूढ़ा हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ ठंडक और अंधेरा। अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें वो करना ही होगा। मैंने राजू की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक पीछे से जोरदार चीख सुनाई दी। वो औरत लाल साड़ी में अब जंगल के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। हम दोनों जंगल के बीच खड़े थे। पीछे वह औरत लाल साड़ी में
सफेद लाल चमकती आंखों के साथ हमें घूर रही थी। बूढ़ा लालटेन लेकर हमें देख रहा था। उसकी आवाज गूंजी, बस चलाओ, वरना तुम दोनों की आत्माएं भी यहीं कैद हो जाएंगी। मेरे पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी, लेकिन मौत सामने खड़ी थी। मैंने राजू का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, हमें वो बस नैनीताल तक ले जानी होगी। हम दोनों धीरे धीरे सड़क की ओर लौटे। बस वहीं खड़ी थी। हेडलाइट अभी भी जल रही थी, लेकिन उसके अंदर सन्नाटा पसरा था। मैंने दरवाजा खोला, अंदर झांका। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर जमे हुए थे, बिल्कुल चुप, बिना हिले डुले। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। राजू कांपते हुए बोला, भैया, ये तो लाशें हैं। मैंने गहरी सांस ली और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। चाबी घुमाई और बस गड़गड़ाहट के साथ चालू हो गई। पीछे कहीं से औरत की आवाज आई, अच्छा है, शुरू करो सफर। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। हेडलाइट्स अंधेरे रास्ते को चीरती हुई आगे जा रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी थी। राजू सीट के पास खड़ा कांपते हुए इधर उधर देख रहा था। अचानक उसे लगा कि एक यात्री ने अपना सिर घुमा लिया है। राजू चिल्लाया, भैया, वो आदमी हिला है। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा। सचमुच पीछे की सीट पर बैठे एक यात्री का सिर धीरे धीरे हमारी तरफ घूम रहा था। उसकी गर्दन अकड़कर अजीब ढंग से मुड़ रही थी। फिर अचानक दूसरी सीट पर बैठी औरत भी हिली। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं। अब बस की हर सीट पर बैठे लोग धीरे धीरे सिर घुमा रहे थे और सबकी आंखें सफेद चमक रही थीं। राजू कांप गया, भैया, ये सब जिंदा हो रहे हैं। मैंने घबराकर बस तेज कर दी, लेकिन तभी पूरे बस में एक साथ आवाज गूंजी, नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल। उनकी आवाजें इतनी डरावनी थीं कि दिल दहल जाए। राजू चिल्लाया, भैया, ये हमें मार डालेंगे, बस रोक दो। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। नहीं, अगर हमने बीच में छोड़ा तो हम भी मर जाएंगे। अचानक एक यात्री खड़ा हो गया। उसके शरीर से सड़ांध की बदबू फैल रही थी। उसने धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ना शुरू किया। राजू ने पास रखी लोहे की रॉड उठाई और पूरे जोर से उस पर मारी। यात्री गिर तो पड़ा, लेकिन दोबारा खड़ा हो गया। अब सबके सब यात्री खड़े होकर आगे बढ़ रहे थे। बस एक चलता फिरता कब्रिस्तान बन गई थी। और तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से वही औरत की आवाज आई, चलते रहो जब तक नैनीताल नहीं पहुंचते, वरना सबका अंत यहीं। बस अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर जंगल की सरसराहट और भीतर लाशों जैसी आकृतियां धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखों की सफेदी हेडलाइट की रोशनी से चमक रही थी। राजू कांप रहा था, हाथ में रॉड कसकर पकड़े। भैया, ये सब हमें घेर लेंगे, कुछ करो। मैंने एक्सीलेटर और दबाया, लेकिन तभी बस के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रेडियो से वही औरत की धीमी आवाज गूंज रही थी, राजू। राजू का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। भैया, आपने मेरा नाम लिया? मैंने कहा, नहीं। रेडियो से फिर वही आवाज आई, राजू, तू मेरा है, मेरे पास आ। राजू जैसे सम्मोहित हो गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और रॉड उसके हाथ से गिर गई। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं, होंठ बुदबुदाने लगे। मैंने घबराकर उसका कंधा झकझोरा, राजू, होश में आ। लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ झटक दिया और भयानक हंसी हंसने लगा। उसकी आंखों में वही सफेद चमक आ गई थी जैसी उन यात्रियों की थी। भैया! उसकी आवाज अब राजू की नहीं थी, वह औरत की थी। राजू अब मेरा है। मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। पीछे बैठे यात्री अब पूरी तरह खड़े होकर आगे बढ़ने लगे। बस में उनका शोर गूंजने लगा, नैनीताल, नैनीताल। राजू अचानक उठकर मेरे सामने आ गया। उसके हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़े। बस चलाते रहो, वरना अभी यहीं मर जाओगे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, लेकिन डर से पसीने में भीग गया था। सड़क अब और सुनसान हो गई थी। कोई ढाबा, कोई रोशनी, कुछ नहीं, बस और काला अंधेरा। तभी दूर पहाड़ की ढलान से हल्की पीली रोशनी दिखी। मैंने सोचा शायद कोई मंदिर होगा। मैंने चुपके से मन ही मन भगवान को याद किया। जैसे ही वो रोशनी पास आई, राजू अचानक पीछे हट गया और चीखने लगा, नहीं, ये रोशनी मुझे जला देगी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि खिड़कियां कांप उठीं।
मुझे यकीन हो गया, वो रोशनी सामान्य नहीं थी। शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद थी। बस अंधेरे में दौड़ रही थी, लेकिन अब सामने दूर से आती वह पीली रोशनी और साफ दिख रही थी। वह एक जगह स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे हवा में लहरा रही थी, मानो हमें अपने पास बुला रही हूं। राजू की आंखों में दहशत थी, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी औरत जैसी गहरी गूंज में बदल चुकी थी। उधर मत जाना, वरना तुम भी राख बन जाओगे। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी त्वचा अब पीली पड़ चुकी थी, आंखों में सफेदी और होंठ काले हो गए थे। वह इंसान नहीं लग रहा था। पीछे बैठे यात्री भी अजीब तरह से चिल्लाने लगे, मोड़ बदलो, रोशनी से दूर जाओ, नैनीताल, नैनीताल। उनकी आवाजें गले से निकलने के बजाय जैसे किसी धातु की घिसट से आ रही हों। लेकिन उस पल मेरे मन में एक ही ख्याल आया, अगर यह रोशनी उन्हें इतनी डराती है तो इसमें कुछ पवित्र है। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा और बस को सीधे रोशनी की ओर घुमा दिया। राजू अचानक पागलों की तरह चीखने लगा, नहीं नहीं, उसे मत छूना, मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। उसने मेरे गले पर हाथ डाल दिया। बस डगमगाने लगी, टायर जोर से चीखने लगे। मैं स्टीयरिंग से जूझ रहा था, लेकिन राजू की पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। तभी रोशनी अचानक और तेज हो गई। पूरे जंगल में सुनहरी आभा फैल गई और फिर मुझे साफ दिखाई दिया। वो रोशनी किसी लालटेन की नहीं थी। वो एक पुराना मंदिर था, जिस पर पीतल का कलश लगा हुआ था। उसके ऊपर जलते दीपक की लौ तूफान के बावजूद बुझ नहीं रही थी। मंदिर के बाहर एक घंटा लटका था, जो अपने आप बजने लगा। टन टन। घंटी की गूंज बस के भीतर भर गई, और जैसे ही वो गूंज अंदर पहुंची, पीछे बैठे यात्री एक एक करके चीखते हुए गिरने लगे। उनकी आंखों से सफेद धुआं निकलने लगा और शरीर राख में बदलकर सीट पर बिखर गया। राजू ने भी अपनी पकड़ ढीली कर दी और जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मैंने घबरा कर बस रोकी और उसे संभाला। उसकी आंखें पलट चुकी थीं, लेकिन होठों पर अब भी वही औरत की आवाज गूंज रही थी, तू मुझे नैनीताल तक ले जाएगा, चाहे जिंदा रहे या मरा हुआ। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं, और तभी मैंने देखा, मंदिर के दरवाजे पर वही बूढ़ा खड़ा था जो लालटेन लेकर जंगल में मिला था। लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था। अब उसकी आंखों में चमक थी और हाथ में त्रिशूल। उसने जोर से कहा, सुरेश, बस को मंदिर में ले आओ। यही एकमात्र जगह है जहां उसकी आत्मा को बांधा जा सकता है। बस मंदिर के सामने खड़ी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था, लेकिन मंदिर की जलती लौ ने पूरे आंगन को सुनहरी आभा से भर दिया था। राजू अभी भी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके मुंह से वही औरत की आवाज गूंज रही थी, तुम सबको खत्म कर दूंगी, ये मंदिर भी मुझे नहीं रोक पाएगा। मंदिर के दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा अब और भी रहस्यमय लग रहा था। उसके हाथ में त्रिशूल था और गले में बड़ी सी रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, लेकिन डर की जगह उनमें दृढ़ता थी। उसने जोर से पुकारा, सुरेश, राजू को मंदिर के भीतर खींच लाओ, जल्दी करो, वरना उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके शरीर से निकल जाएगी। मैं हिम्मत जुटाकर राजू को उठाने गया, लेकिन तभी बस के अंदर से भारी गड़गड़ाहट हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सभी यात्री जो राख बन चुके थे, उनकी राख अब हवा में उड़कर एक जगह इकट्ठी होने लगी, और उन राखों से धीरे धीरे उसी औरत का रूप बनने लगा। लाल साड़ी, लंबे बिखरे बाल और आंखें, दो जलते अंगारे। उसकी परछाई अब बस की छत पर खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम मुझे यहां नहीं रोक सकते, ये मंदिर मेरी कैद नहीं, मेरी राह है। इतना कहकर उसने सीधा छलांग लगाई और मंदिर की ओर बढ़ी। बूढ़ा त्रिशूल उठाकर उसके सामने आ गया। उसकी आवाज गूंजी, तेरा अंत आज यहीं होगा। वो औरत चिल्लाई और हवा का एक भयानक झोंका उठा। सारे पेड़ झूमने लगे, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और आसमान में बिजली चमकी। मैंने राजू को घसीटते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाया। उसका शरीर अब बर्फ जैसा ठंडा था। आंखें पलटी हुईं, लेकिन होंठ लगातार बुदबुदा रहे थे। नैनीताल, नैनीताल। मंदिर के भीतर घुसते ही हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथ गले को दबा रहे हों। बूढ़ा और औरत आमने सामने थे। वो त्रिशूल घुमा रहा था और मंत्र पढ़ रहा था। औरत चीख चीख कर हंस रही थी।
तुम्हारे मंत्र मुझे नहीं रोक सकते। मैं उस बस की आत्मा हूं जो अधूरी मंजिल लेकर मरी थी। जब तक वो सफर पूरा नहीं होगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी। अचानक राजू उठ बैठा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा भयानक। उसने मेरी ओर देखकर कहा, सुरेश, चल बस। नैनीताल। उसकी आवाज वही औरत की थी। मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। बूढ़ा गरजा, सुरेश, यही समय है। तू ही बस का ड्राइवर है। तू ही उसकी मंजिल पूरी करेगा। बस को मंदिर की परिक्रमा करा, वरना ये आत्मा सबको निगल जाएगी। बूढ़े की आवाज मंदिर की दीवारों से गूंज रही थी। बस को मंदिर की परिक्रमा करा सुरेश, यही उसका अंत है। मैंने घबराकर राजू की ओर देखा। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और होंठों से वही शब्द निकल रहे थे, नैनीताल, नैनीताल। लेकिन अब उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मंदिर की घंटियों की गूंज भी दब रही थी। मैंने राजू को सहारा देकर मंदिर की सीढ़ियों पर लिटा दिया और भागकर फिर से बस में जा बैठा। चालू होते ही पूरा मंदिर परिसर कांप उठा। पेड़ ऐसे झूमने लगे जैसे तूफान आ गया हो। वो औरत लाल साड़ी में मंदिर की छत पर खड़ी थी। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखें मेरी ओर टिकी थीं। अगर तूने बस चलाई तो तू भी वहीं मर जाएगा जहां मैं मरी थी। मैंने उसकी ओर नजरें नहीं मिलाई। स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और बस को मंदिर की परिक्रमा कराने लगा। पहला चक्कर, घंटी अपने आप इतनी जोर से बजी कि कान फटने लगे। टन टन। औरत चीख उठी, रुको, मत करो। दूसरा चक्कर, मंदिर की दीवारों पर जलती लौ और तेज हो गई। उसकी सुनहरी रोशनी अब पूरे जंगल में फैल रही थी। पीछे से आवाज आई। वो सारे यात्री जो राख हो गए थे फिर से चीखने लगे। उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी, नैनीताल, नैनीताल। तीसरा चक्कर, राजू अचानक बस के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसका शरीर खुद चल रहा था। उसकी आंखें औरत जैसी थीं। उसने हाथ उठाकर बस रोकने की कोशिश की। मैंने चिल्लाकर कहा, राजू, मैं तेरा भैया हूं, होश में आ। एक पल को उसका चेहरा नरम पड़ा, जैसे उसके अंदर कहीं असली राजू अभी भी जिंदा हो। लेकिन औरत की चीख फिर गूंजी, तू मेरा है राजू, तू कहीं नहीं जाएगा। चौथा और आखिरी चक्कर, बूढ़ा मंदिर के सामने खड़ा मंत्र पढ़ रहा था और त्रिशूल आसमान की ओर उठा रखा था। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और परिक्रमा पूरी की। अचानक पूरी बस में आग लग गई। लेकिन वो आग सामान्य नहीं थी। वो सुनहरी थी, जिसमें न जलने की गर्मी थी न धुएं की कालिमा। औरत ने दर्द से चीख मारी। उसकी लाल साड़ी जलने लगी, चेहरा पिघलने लगा और उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। नहीं, मेरा सफर अभी अधूरा है। मैं कभी नहीं मिटूंगी। बूढ़ा गरजा, तेरा अंत यही है। तेरा सफर अब युगों के लिए खत्म। त्रिशूल से सुनहरी बिजली निकली और सीधे औरत पर गिरी। वो आग की लपटों में घिरी और चीखती हुई राख में बदल गई। राजू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सामान्य हो गईं। वह हांफते हुए बोला, भैया, मैं बच गया क्या? मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। बस अब पूरी तरह शांत थी। कोई यात्री नहीं, कोई आवाज नहीं, बस राख और सन्नाटा। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे थम गईं। बूढ़ा पास आया और बोला, अब उसका अंत हो चुका है। तुम्हें उसकी मंजिल पूरी करनी नहीं थी, बल्कि उसके अधूरे सफर को यहीं रोकना था। तुम दोनों अब आजाद हो। मैं और राजू बस की सीढ़ियों पर बैठ गए, थके, टूटे और डरे हुए। सड़क पर फिर वही खामोशी छा गई। लेकिन मेरे दिल में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच उसका अंत हो गया है, या वो फिर किसी रात किसी और बस के सफर में लौट आएगी?